नमस्कार। आज हम आपके गद्यखंड हिंदी गद्यखंड का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेम एक ऐसा शब्द है जो एक ऐसा भाव है जो प्राणी को प्राणी से जोड़ता है, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। वहीं घृणा वैमनस्य उत्पन्न करती है, दूरियां बढ़ाती है। ये एक सार्वभौमिक शब्द है। प्रेम को हम किसी रूढ़िवादी परंपरा में, किसी बंधन में बांधकर नहीं रख सकते। प्रेम में अपना आत्म बलिदान देने की, यानी प्रेम में अपना सर्वस्व समर्पित करने की, ये एक करुण कथा है। तातारा बामीरो, जिसको लीलाधर मंडलोई ने अपने शब्दों से, अपने लेखनी से आपके सामने प्रस्तुत किया। लीलाधर मंडलोई वैसे तो मूलतः कवि थे, मूल रूप से कवि थे। कविताएं लिखना था इनका काम, इनका लेखन कार्य कविताएं लिखना था। इनका जन्म 1954 ईस्वी में छिंदवाड़ा के एक छोटे से गुणी गांव में हुआ था। ये अपनी शिक्षा रायपुर और भोपाल दोनों स्थान पर प्राप्त करने गए। तो मंडलोई जी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास के साथ वहां के जीवन का सजीव चित्रण किया है। मंडलोई जी के द्वारा लिखित ये कहानी तातारा बामीरो, जो अंडमान निकोबार की कहानी है। अंडमान निकोबार जो एक बहुत सुंदर सा गांव था, लेकिन कहते पहले ये दोनों गांव एक ही थे। द्वीप, ये दोनों अंडमान निकोबार, ये दोनों द्वीप एक ही थे। लेकिन एक युगल ने अपने आत्म बलिदान से वहां की कुछ परंपराओं को तोड़ने के लिए अपना आत्म बलिदान दिया, जिससे ये दोनों द्वीप अलग अलग हो गए। अब क्या है ये कहानी, किसकी है कहानी, किसने दिया आत्म बलिदान, क्यों दिया आत्म बलिदान, क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसी समस्या थी जिसके कारण उस युगल को, जिसका नाम बताया जा रहा है तातारा बामीरो, अपना आत्म बलिदान क्यों देना पड़ा। तो तातारा बामीरो, यानी युवक का नाम तातारा और युवती का नाम था बामीरो। तातारा जो अंडमान निकोबार में एक छोटा सा गांव पासा का एक युवक था, पासा गांव का। वो एक बहुत शक्तिशाली युवक था, नेक, ईमानदार, जो उसका स्वभाव जो नेक था, ईमानदार था, सबकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता था। केवल अपने ही द्वीप के लोगों के लिए नहीं, अपितु समूचे द्वीप के लोगों के लिए वो हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता था। सबके पर्व त्योहार पे लोग उसको बुलाते थे और वो बड़े दिल के साथ वो उनके पर्व और त्योहार पे जाता था। तातारा अपनी पारंपरिक पोशाक, यानी वहां की जो परंपरा के अनुसार जो पुरुष वहां पोशाक धारण करते होंगे उस समय, वहां के जो उनका जीवन था, वहां पर जो परंपरा अनुसार युवक लोग, पुरुष लोग जो पोशाक धारण करते होंगे, तातारा वही अपनी पारंपरिक पोशाक धारण करता था। लेकिन साथ में एक विशेष बात यह थी कि वो हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार टांगे रहता था। वैसे तो लकड़ी की तलवार एक साधारण तलवार है, उसका कोई महत्व नहीं है, अगर आप तोड़ोगे तो वो टूट भी जाएगी। लेकिन फिर भी कहते हैं उस लकड़ी की तलवार में एक देवी शक्ति थी।
वो कभी भी किसी के सामने उस तलवार का उपयोग नहीं करता था। कभी भी किसी ने उसको उस तलवार का उपयोग करते हुए नहीं देखा। एक बार तातारा अथक परिश्रम करके, यानी पूरा दिन परिश्रम करके, वो समुद्र के किनारे टहलने चला गया। शाम ढले तो शाम का दृश्य, समुद्र के किनारे का दृश्य बहुत ही सुंदर, लुभावना होता है, मनमोहक होता है। तो वैसे ही वहां का दृश्य था। वहां शने शने हवा, ठंडी ठंडी बयारें चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी, और सूरज जो क्षितिज तले डूबने को था। वहां पर बालू पे लेटकर वो वहां के दृश्य का, बड़ मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहा था, जिससे उसकी थकान धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और वो उस गीत के प्रति इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि उसको आसपास क्या हो रहा है किसी बात की कोई सुध-बुध नहीं रहती। और कहते हैं जैसे कि जब इंसान एकदम अपनी सुध-बुध खो देता है, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया, तो वैसे ही तातारा को जैसे कि सम्मोहित हो चुका था उस गीत के प्रति। बिल्कुल उसे आसपास कुछ भी क्या हो रहा है, वो कहाँ बैठा है, कुछ उसको परवाह नहीं थी। तभी एक अचानक तेज समुद्र की लहर आती है, जिसकी हड़बड़ाहट से उसको चैतन्य आती है। तभी वो उस जहां से, जिस दिशा से उसको वो मधुर गीत सुनाई दे रहा था, वो उस दिशा की तरफ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है दिशा की तरफ, तो देखता है समुद्र के किनारे एक युवती बहुत ही सुंदर मधुर गीत गा रही। जो गीत की पंक्तियां उसके कानों में पड़ रही थी, वो इस युवती के द्वारा गाई जा रही थी। स्त्री भी इतनी मदहोश होकर गीत गा रही थी, उसको आसपास क्या हो रहा है, कौन खड़ा है, उसको भी कुछ होश नहीं था। तातारा वहां खड़ा होकर उसका गीत गा रहा था। तभी अचानक एक समुद्र की तेज लहर ने आके युवती को भिगो दिया, जिससे उसको एकदम चेतना जागी, और उसने देखा कि उसके पास एक युवक खड़ा है, जिसको वो जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। उसने अपना गाना बंद कर दिया। तभी उस तातारा नाम के युवक ने उससे प्रश्न किया कि तुमने अपना गीत क्यों बंद कर दिया? तुम बहुत मधुर गीत गाती हो, तुम्हें बहुत ही सुरीला कंठ प्राप्त हुआ है। लेकिन युवती ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। बस वो उससे एक ही बात कहती कि आखिर आपको मुझसे इस प्रकार असंगत प्रश्न पूछने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती। लेकिन तातारा तो लगातार एक ही प्रश्न, एक ही रट लगाया था, अपना गाना गाओ, अपना गाना पूरा करो। तब स्त्री को, उस युवती को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और उसने गुस्से में उससे कहा कि आखिर आपको क्या अपने गांव का नियम नहीं मालूम? मैं अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव के युवक का प्रश्न देने के लिए बाध्य नहीं हूं, यानी मजबूर नहीं हूं। आप मेरे से इस तरह से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। तब वो स्त्री, वो युवती जिसका नाम बामीरो था, वो आगे बढ़ी। वैसे ही तातारा को कुछ होश आया, उसकी एकदम जो चेतना चली गई थी वो एकदम वापिस सी आई, और उसको लगा कि हाँ उसने कोई गलती की है। तभी उसने अपनी गलती की, उससे क्षमा मांगी। और क्योंकि इस युवती ने कहा था कि ढीठता की भी एक हद होती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप किस गांव के हो, और आप बस एक ही प्रश्न पूछे जा रहे, कहे जा रहे हो गाना गाओ ना, गाना गाओ ना।
तातारा को लगा कि मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि इससे पहले कभी वो ऐसा विचलित नहीं हुआ था, ऐसा बेचैन नहीं हुआ था जो आज वो हुआ। और वो युक्ति आगे बढ़ अपने गांव की तरफ, जो लपाती गांव की थी, उस तरफ बढ़ गई। तो बामीरो ने उससे एक प्रश्न उससे कहा कि अपना नाम बताओ। वो अपना नाम बामीरो बताती हुई आगे निकल गई। तभी तातारा ने उससे कहा कि क्या तुम कल मुझसे मिलने आओगी? जहां पर हम मिले हैं वहीं पर। युक्ति ने कुछ नहीं कहा बामीरो ने, और वो आगे बढ़ गई। अब कहते हैं ना, एक आकर्षण जो प्रेम का होता है, वो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। बामीरो अपने कक्ष में आकर, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उधर तातारा की भी वही स्थिति थी। बामीरो ने उससे पहले, क्योंकि वो उसके पास के ही गांव का था, तो उसने उसके बारे में पहले भी सुन रखा था। तब उसने जो उसके बारे में सुना था, आज उसने बिल्कुल उसके उल्ट विपरीत उसको पाया तातारा को। उसने सुना था वो एक लोगों की सहायता करने वाला समझदार व्यक्ति है, लेकिन आज उसने बड़ा उसको ढीठता का जैसे जिद करते हुए एक बेचैन विचलित सा युवक के रूप में पाया। साथ में उसको ये भी पता था बामीरो को कि ये मेरे गांव का नहीं है। और उनके गांव यानी द्वीप की एक प्रथा थी कि यदि युवक या युवती एक ही गांव के होंगे, एक ही द्वीप के होंगे, तभी उनका विवाह संबंध स्थापित होगा, अन्यथा नहीं। ये एक प्रथा थी, जो परंपरा थी, जो वर्षों से चली आ रही थी। कभी उसे किसी ने तोड़ा नहीं। तो बामीरो को एक ये भी बात लगी कि शायद तातारा को याद रखना या उसके बारे में सोचना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरी ये परंपरा के खिलाफ है। लेकिन जो आकर्षण एक दूसरे के प्रति उनका हो गया था, उससे वो दूर नहीं हो सके। वहीं तातारा तो अगले दिन बड़ा बोरियत वाला दिन उन लोगों का बीता, क्योंकि कुछ भी उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तातारा, जैसे कि उसने बामीरो से प्रश्न किया था कि तुम मुझसे मिलने आओगी या नहीं, तो इसीलिए वो समुद्र की उसी तट पर जहां बामीरो से उसकी मुलाकात हुई थी, शाम ढलते ही वहां पहुंच गया और बामीरो का इंतजार करने लगा। एक मन में आशा थी कि आएगी या नहीं आएगी। वही बामीरो की भी यही स्थिति थी। लेकिन फिर उसने थोड़ी देर में देखा कि उसके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और बामीरो आ गई। कई दिन तक वो लोग ऐसे ही एक दूसरे से मिलते रहे। मूक प्रेम, मूक प्रेम, चुप, कोई किसी से नहीं बोलता था, शब्दहीन। मिलते जरूर थे, आकर बैठते जरूर थे, लेकिन शब्दहीन। न बामीरो कुछ बोलती थी न ताता। तो ये जो इस प्रकार के जो बात होती है, वो बहुत दिन तक छुपी नहीं रहती। तो इसी तरह गांव के उस द्वीप के उन दोनों के स्मूक प्रेम को पहचाना, और धीरे धीरे लोगों को ये बात लोगों के कानों तक पहुंचने लगी। बामीरो की माँ को भी पता चला। वहीं पर उनके जो द्वीप समूह थे, पासा गांव में हर वर्ष एक पशु पर्व का आयोजन होता था। उस पशु पर्व के आयोजन में एक विशेष बात यह थी कि उसमें पशुओं का बलिष्ठ युवकों के साथ शक्ति प्रदर्शन होता था। पशुओं का पुरुषों के साथ, युवकों के साथ, और मनोरंजन और खेल होते थे, और मनोरंजन के कार्यक्रम भी होते थे, खाना पीना भी होता था। उसी गांव वहीं पर उसी पर्व में, पशु पर्व का आयोजन के नाम से जो जाना जाता था, हर वर्ष की तरह उस वर्ष भी उसका आयोजन हुआ। तातारा वहां आया और उसको बामीरो का बड़ा इंतजार था कि बामीरो आएगी। वही थोड़ी देर में उसने देखा, जो पर हर पल बामीरो की प्रतीक्षा कर रहा था, कि पेड़ की ओट से एक परछाई धीरे धीरे साफ होती दिखाई दी। जैसे ही वो परछाई उसके नजदीक आई, उसने देखा वो बामीरो थी,
और जो बहुत जोर जोर से रोए जा रही। वो कारणों से पूछ नहीं पा रहा था और उसके रोने का उसके रुदन का जो आवाज सुनकर उसकी माँ उस तरफ चली आई और गांव के लोग भी आ गए। और जैसे ही बामीरों की माँ ने वहां तातारा को देखा, क्योंकि अब तक वो शायद उन दोनों के बारे में सुन चुकी थी, तो उसके बामीरों के गांव वालों ने भी, द्वीपवासियों ने भी और बामीरों के माँ ने भी तातारा पर बहुत गुस्सा किया, उसको बहुत अपमानित किया। और इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाया। अपने गुस्से को दमन करने के लिए, दमन का मतलब होता है शांत करने के लिए, अपने गुस्से को शांत करने के लिए, क्योंकि ना तो वो बामीरों की कोई सहायता कर पा रहा था, ना उससे रोने का कारण पूछ रहा था, ना वो किसी से कुछ कह पा रहा था, अपमानित हुआ जा रहा था। तो अपने उस अपमान, जो उसका अपमान हो रहा था, उस अपमान से उसे जो गुस्सा आ रहा था, जो क्रोध आ रहा था, उसको दमन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए उसका हाथ अचानक उस लकड़ी की तलवार की मूठ पर चला गया। और लोगों ने जब इस दृश्य को देखा कि तातारा, जो कभी किसी के सामने उस तलवार को छूता भी नहीं था, आज उसका हाथ उस तलवार की मूठ तक चला गया। अब क्या होने वाला है? लोग इस सोचकर अचंभित हो रहे थे। तभी अचानक लोगों ने देखा कि तातारा ने अपनी तलवार में कोई देवीय शक्ति भरी, कोई मंत्र भरकर उसने उसको जमीन में घोंप दिया और जमीन में घोंप के सीधी रेखा खींचती चला गया, जिससे उस धरती के 2 टुकड़े हो गए, 2 पार्टों में बन गए। एक तरफ तातारा, दूसरी तरफ बामीरो। तातारा लहूलुहान हो चुका था, क्योंकि वो अपने क्रोध को दमन करने के लिए उसने ये कार्य किया था। बामीरो, तातारा आगे बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे वो एकदम समुद्र के छोर किनारे तक पहुंच गया और फिर वो कहाँ विलीन हो गया किसी को नहीं पता। वहीं बामीरो, जो एकदम जिसने वो दृश्य देखा, वो भी तातारा तातारा चिल्लाती हुई आगे बढ़ती चली गई। फिर उसको अपना होश नहीं रहा, वो धीरे धीरे अपने द्वीप के वासियों से भी बिलग हो गई, अलग हो गई। तो इस प्रकार उन दोनों का फिर कुछ पता नहीं, कहाँ बामीरो, कहाँ तातारा। लेकिन उन्होंने जो अपना आत्म बलिदान दिया, उससे द्वीपवासियों को प्रेरणा मिली। उन्होंने उस दिन से उस रूढ़िवादी परंपरा को वहीं पर समाप्त कर दिया। जो रूढ़िवादी परंपरा थी, जिसमें एक ही गांव का होना अनिवार्य था यदि विवाह संबंध स्थापित होना है, और इसी परंपरा के कारण उस युगल ने अपना आत्म बलिदान दिया इस परंपरा को तोड़ने के लिए। लेकिन उनके सम्मान में, उनके मान में वहां के लोगों ने उस परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और आसपास के गांव में विवाह संबंध स्थापित होने लगा। तो इस कहानी से अंत में हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार उस युगल ने, तातारा बामीरो ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने के लिए अपना आत्म बलिदान दे दिया, अपने को समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि परंपराएं आवश्यक नहीं होती हैं, मनुष्य आवश्यक होता है। यदि पहले उनके द्वीप के वासी समझ जाते तो शायद उन दोनों को अपना आत्म बलिदान नहीं देना पड़ता। आज भी उस द्वीप के वासी उन दोनों की याद करते हैं और उस परंपरा को तोड़कर प्यार और स्नेह के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो क्यों
मनुष्य ईश्वर के द्वारा ये जो जन्म दिया गया है हमें मनुष्य का, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परंपराएं क्या है? परंपराएं तो हर प्रतिदिन बदलती रहती हैं। कभी कोई परंपरा अपना रहा है, कभी कोई परंपरा, वो तो बदलती रहती है ना। और बदलने क्योंकि मानव मनुष्य के लिए जो परंपराएं उपयोगी नहीं है, जो हमारा अहित करती हैं, जो हमारे हित में नहीं है, उन्हें हमें तोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो ये इस प्रकार ये कहानी थी तातारा बामीरो। तो ये मैंने आपको थोड़ा संक्षेप में समझा दिया है। अब इसको आप पढ़कर देख लीजिए और इसके प्रश्न उत्तर आप करके देखिए। आपको इसके नोट्स भेज दिए जाएंगे जो आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर भी मैं आपको आपके ऑनलाइन लाइव क्लास में आपको समझा दूंगी। तब तक आप इसको पढ़कर देखिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।